आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोगों ने एक की फैक्टर का टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस की फैक्टर का एक टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पर बोला जाता है डिसीशन मेकिंग। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के नाम से चैप्टर है जिसमें और भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही हमने जो पढ़ा हुआ है सिर्फ वही रिपीट होगा, प्लस अगेन फाइनल लेवल के अकॉर्डिंग उसमें और टॉपिक्स ऐड करके पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक आपने पढ़ा हुआ है क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा था क्या? हाँ है सर। ना, ये भी अपने फाइनल के कोर्स में है। मतलब सब वही चैप्टर्स ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं, पर सबका लेवल अपग्रेड कर करके आपको पढ़ाया जाएगा। और क्या क्या आएगा वो मैं अब बता देता हूँ। और आएगा इसमें प्राइसिंग, एक प्राइसिंग डिसीजन नाम से चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ये हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्रूपुट, थ्रूपुट अकाउंटिंग, ये हम लोग के लिए एक नया चैप्टर है। टारगेट कॉस्टिंग ये नया है। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम ये भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये कुछ चैप्टर्स है। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आपके कोर्स में है क्या, आपको पढ़ना क्या है कॉस्टिंग में। जैसे आप लोग ना 11th में जब कॉमर्स लिए थे पहली बार, तो आप लोग को 11th में अकाउंट्स पढ़ाया गया है ना। अकाउंट सब्जेक्ट आपके लिए नया था, ठीक है, आपको 11th में अकाउंट्स पूरा सिखा दिया गया। पर एक बात बताओ, क्या 12th में फिर अकाउंट सब्जेक्ट खत्म हो गया क्या? नहीं ना, 12th में भी तो अकाउंट सब्जेक्ट कंटिन्यू हुआ आपका। तो उसमें क्या सीखा फिर आपने? यही ना कि जो सीख लिया है उसको अब आगे फर्दर और जगह कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे 11th तक पढ़ाते थे ट्रेडिंग P&L कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, जर्नल कैसे करते हैं, तो 12th में क्या सीखा है, कंपनी में कैसे करते हैं, पार्टनरशिप में कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा 12th छोड़ो, आप तो फाइनल लेवल में आ गए, तो भी आपको अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट भी तो बस ऐसे ही चलेगा। इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग पढ़ ली, इसका मतलब ये थोड़ी कि फाइनल में हम लोग आपको कुछ अलग ही एकदम डिफरेंट चीज़ सिखाएंगे। वही कॉस्टिंग होगी, वही सब कुछ होंगे, वही वही मार्जिनल कॉस्टिंग, वही हम लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पर उसको और जगह कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग फाइनल में सीखेंगे। अदर देन ये चैप्टर्स तो बिल्कुल आपके लिए नए से ही हो गए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, थ्रूपुट, टारगेट, जस्ट इन टाइम, ये तो आपने बिल्कुल ही नहीं सुना हुआ। एक ऐसे एक टॉपिक आता है पैरेटो एनालिसिस। ठीक है, आपकी बुक में ये एक अलग से चैप्टर के एक टॉपिक के जैसे दे रखा है। ठीक है, बाकी एक छोटा सा पार्ट है ये पैरेटो एनालिसिस, सुना ही नहीं होगा कभी। ये सब एकदम नए से ही टॉपिक रहेंगे। तो अगर कोई लिखना चाहता है तो पहले इसको कॉपी कर ले कि हाँ हमारे सिलेबस में क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। लिख लो तो बोलना। सर लिखा। लिख लिया, अच्छा ओके। चलिए तो अब आगे सुनिए। तो आज मैं आपको अब क्या पढ़ाने वाला हूँ, सिलेबस तो एक आइडिया दे दिया कि क्या क्या पढ़ना है अपने को चैप्टर। आज मैं आपको कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं आपके थोड़े से बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करूंगा।
चेक भी करूँगा कि किसको कितना आता है, और नहीं आता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जिससे जब हम अपने एक्चुअल चैप्टर्स पे आए तो हम अटक ना जाएं, हम फंस ना जाए उस चीज़ में। तो इट्स बेटर टू डिस्कस द बेसिक्स, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। सभी हेडिंग डाल लीजिएगा, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, तो उसमें कॉस्ट वर्ड यूज हो रहा है, तो ये कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट? क्या होता है कॉस्ट? कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसी को जाके बोलोगे आज मैंने कॉस्टिंग पढ़ा, पूछ लिया तो पता चला कि कॉस्ट क्या होता है, ये तो बता दो। ठीक है, थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा आप लोग को, आवाज़ कम आ रही है आपकी तरफ से। मैं ये बोल रहा हूँ कॉस्ट का मतलब इन्होंने बोला सर प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसको कॉस्ट कहते हैं। तो हम यही तो पूछ रहे हैं कॉस्ट क्या होता है। सर किसी प्रोडक्ट की प्राइस एस्टिमेट करना। अच्छा, एक्चुअली क्या है, कॉस्ट वर्ड ना दो तरीके से यूज हो सकता है, एक नाउन और एक वर्ब। कॉस्ट वर्ड को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक होता है नाउन और दूसरा होता है वर्ब। तो जो आप बोल रहे हो ना सर कॉस्ट एस्टिमेट करना, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल उसको भी कॉस्ट बोला जाता है, पर वो आपने एक वर्ब के जैसे बता दिया। पर यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कॉस्ट निकालना, तो ये कॉस्ट का क्या मतलब है, नाउन के जैसे बताओ। कॉस्ट क्या होता है? तो गलत। लागत। हाँ लागत, बिल्कुल, हिंदी में तो लागत ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी किसी ने बोला एक्सपेंस, मैं यही बोल रहा था थोड़ी सी बेसिक्स में कमी रह जाती है तो उससे आगे प्रॉब्लम होती है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि कॉस्ट जो है वो तीन तरीके के होते हैं? एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है एक्सपेंस। ऐसा पढ़ा है क्या? यस सर। तो फिर एक्सपेंस तो सिर्फ कॉस्ट का एक पार्ट हुआ ना, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कॉस्ट मतलब एक्सपेंस? क्या उसके अंदर मटेरियल और लेबर इंक्लूड नहीं करोगे क्या? ठीक है, इसलिए कभी मत बोलना कि कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस होता है सर। ठीक है, तो क्या होता है प्रॉपरली अगर डिफाइन करें तो क्या होना चाहिए सर? हिंदी में बिल्कुल लागत बोलते हैं, कोई इसमें गलत फहमी नहीं है। नाउन के अकॉर्डिंग अगर मैं कॉस्ट को डिफाइन करूं तो इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on a business activity। देखो, पहली चीज ये कि कॉस्ट हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आप लोग अभी अपने अपने शायद घर पे हैं, ठीक है ना, अपने रेजिडेंस पे हैं या कोई भी हॉस्टल में है, तो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो मतलब काम तो आप भी कर रहे हैं, एक्टिविटी तो आप भी कर रहे हो, पर वो जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। पर मुझे बताओ, क्या जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आपके खर्चे नहीं हो रहे क्या? कॉस्ट उसमें नहीं लग रहे क्या? लग तो रहे हैं, पर अपन अपने सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो सब्जेक्ट बोलता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। तो मतलब बिजनेस अगर आप कोई कर रहे हो, उस बिजनेस में अगर आप कोई भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बोल रहे हो, एक्सपेंस नहीं बोलते हैं, एक्सपेंस के अंदर तो सिर्फ एक्सपेंस आ जाएगा, मटेरियल लेबर नहीं आएगा। पर एक्सपेंडिचर अगर बोलते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट ऑफ कैश, मतलब जिससे पैसा जाए, जिससे पैसा आए नहीं, जिससे पैसा जाए,
तो अगर मेरे बिजनेस में अगर मैं कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कॉस्ट। मैं अपने बिजनेस में अगर कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, ठीक है, तो उसी को बोल देंगे कॉस्ट है ये हमारी। तो जैसे मान लो मैं अपने बिजनेस में रेंट पे कर रहा हूं, तो बताओ क्या ये मेरी कॉस्ट हुई? बोलो। Yes, sir. मैं अपने बिजनेस में रेंट रिसीव कर रहा हूं, क्या ये मेरी कॉस्ट हुई? नहीं सर। है ना? हाँ, इनकम हो गई ना। वो तो एक्सपेंडिचर मतलब समझते हैं ना, पैसा जाना चाहिए, उससे पैसा आना नहीं चाहिए। तो मतलब अमाउंट होना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मॉनिटरी वैल्यू होनी जरूरी है। कॉस्ट हम उसे नहीं बोल सकते जो नॉन मॉनिटरी हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलूं मेरे लेबर ने 2 घंटे लगाए, क्या ये मेरी कॉस्ट है? नहीं सर। पर लेबर ने 2 घंटे लगाए, फिर हमने उसको 100 रुपीज पर आवर से पेमेंट किया, तो 200 रुपए दिए, क्या ये मेरी कॉस्ट है? हाँ सर। है ना? मॉनिटरी वैल्यू होना जरूरी है। बिना मॉनिटरी वैल्यू तो वो कॉस्ट हो ही नहीं सकता। आगे जाके ये प्रॉब्लम्स आती है जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, आप पूछोगे सर ये लेना है कि नहीं लेना, मैं बोलूंगा मॉनिटरी वैल्यू है क्या, एक्सपेंडिचर लग रहा है क्या, तो हाँ तो बस कॉस्ट है, उसको लेना है। तो बताओ इंटरेस्ट लगता है अपने बिजनेस में, ठीक है ना, इंटरेस्ट देते हैं ना हम लोग लोन्स पे, तो क्या वो अपने लिए कॉस्ट है? यस, ठीक है, बिजनेस में हो रहा है तो कॉस्ट होगा। अच्छा एक बात बता सकते हो, बिजनेस कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के बिजनेस होते हैं, जल्दी बताओ। बिजनेस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। हाँ, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है सर्विस बिजनेस, और तीसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ये 3 ही तरह के बिजनेस होते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेना, बिजनेस 3 ही तरीके के निकलेंगे। तो बताओ मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और सर्विस बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, क्या ये एक बिजनेस है? बोलो। Yes, sir. है ना? तो क्या बोलोगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सर्विस? सर्विस। क्यों? मैं भी तो ये बोल सकता हूं कि मैं ना एक सीएमए की फैक्ट्री चला रहा हूं, ठीक है ना। सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आएंगे मेरे पास, फिर मैं उनको कन्वर्ट करूंगा और मैं उनको सीएमए फाइनल में पास करा दूंगा। सीएमए फैक्ट्री खोल दी मैंने, नहीं बोलते ना। सर ऐसे बोल रहा हूँ। सर रॉ मटेरियल कन्वर्जन होता है मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, तो आप रॉ मटेरियल ही तो हुए मेरे लिए, मैं तो कॉस्टिंग का बेसिक सिखा रहा हूँ, रॉ मटेरियल हो मेरे लिए आप। नहीं सर ऐसे ही बोलना होता है। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ, कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है और कौन सा बिजनेस सर्विस का है? नो सर, गुड्स का एग्जिस्टेंस तो होना ही चाहिए ना। मतलब हम बोले टेंजिबल है ना। हाँ टेंजिबल। एक्चुअली अगर आउटपुट टेंजिबल है, ठीक है, तो हम बोलते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। पर अगर आउटपुट इनटेंजिबल है तो वो सर्विस बिजनेस बन जाता है। तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको पूरी नॉलेज दे दूंगा, पर कोई पूछे कि दिखाओ कहाँ है वो नॉलेज, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो सर्विस बिजनेस हो गया। जब आप सीएमए बन जाएंगे, ठीक है, आप मान लो किसी कंपनी में जाते हो, जॉब कर लेते हो तो बात अलग है, पर आप अगर खुद का ऑफिस खोल लेते हो तो आप क्लाइंट्स को क्या देंगे? सर्विस ही तो देंगे, ठीक है। आप टेंजिबल आउटपुट थोड़ी ना दे पाओगे, सब इंटेंजिबल रहेगा, एफर्ट्स होंगे आपके खाली। तो बिल्कुल यही मैं बोलना चाह रहा था, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें टेंजिबल आउटपुट आता है, ठीक है, पर है तो वो भी बिजनेस। सर्विस है तो उसमें इनटेंजिबल आउटपुट आता है, बट दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। और ये ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज ट्रेडिंग बिजनेस? सर जहाँ पर अपन टेंजिबल प्रोडक्ट्स आगे कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, खरीदना और बेचना टेंजिबल प्रोडक्ट्स को। हाँ, जैसा खरीदा उसी फॉर्म में बेच दिया, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने एक बॉटल ऑफ वाटर खरीदा और मैंने बस उसको एज इट इज आगे बेच दिया,
तो वो मेरे लिए ट्रेडिंग बिजनेस है। पर अगर मैं एक बड़ा 5 लीटर का कंटेनर ऑफ वाटर खरीद लूँ और मैं सोचूं कि एक एक लीटर में उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दैट इज हमने उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके फिर आगे बेचा। सबको क्लियर है क्या? चलो, तो बिजनेस होते हैं 3 तरह के, पर कॉस्ट तो सब में ही लगेगी ना, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सभी बिजनेस में होता है, बस वो सबके लिए कॉस्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है, दैट इज इनकर्ड। तो मुझे बताओ इनकर वर्ड का मतलब क्या समझते हो आप? ये इनकर्ड वर्ड का क्या मतलब है? चलो एक एग्जाम्पल से पता करता हूँ आप समझ रहे हो क्या। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ना मैंने एक मशीन चलाई, उसके लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, और रॉ मटेरियल मैंने खरीदा 10,000 किलो। रॉ मटेरियल खरीदा मैंने मशीन चलाने के लिए ना 10,000 किलो। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसमें से 8,000 किलो ही काम में लिया। खरीदा तो मैंने 10,000 किलो था, ठीक है, और मान लेते 1 किलो 5 रुपए का था, तो 10,000 किलो मैंने 5 रुपए से खरीदा, यानी एक तरह से 50,000 रुपए का मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, पर मैंने काम में उसमें से 8,000 किलो ही लिया है, और इसी से मेरे फिनिश गुड्स बन के बाहर आए हैं। तो अब मुझे बताओ आप अपनी कॉस्ट कितनी बोलोगे? 40,000। क्यों? मैंने तो 50,000 पेमेंट किया ना। पर ये बात नहीं हुआ है। रॉ मटेरियल हाँ, ठीक है, यही इनकर का मतलब होता है। एक्चुअली इनकर का मतलब होता है यूज कितना हुआ। तो मतलब जब हम बोल रहे हैं ना कि मॉनिटरी वैल्यू जो हम बिजनेस में इनकर कर रहे हैं वो कॉस्ट है, तो इनकर मतलब क्या, कि वो यूज होना चाहिए। बस आपने एक्चुअल में पेमेंट कितना किया है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट बोलते हैं तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट ये बोलता है कि आप ये देखिए कि आपने कितना खर्चा यूज कर लिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी बिल्डिंग है, मेरी ही खुद की बिल्डिंग है ना, और मैंने उस बिल्डिंग में ही अपना ऑफिस खोल लिया है। ओन बिल्डिंग है और उसमें मैंने अपना ऑफिस खोल लिया, अपनी फैक्ट्री खोल ली है। मान लो फैक्ट्री खोल ली है, तो बताओ क्या है इस फैक्ट्री का कोई रेंट हमारी कॉस्ट में आएगा? ये सर आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये खुद की बिल्डिंग है, तो बताओ क्या ये बिल्डिंग आप खुद किसी और को देते तो क्या रेंट नहीं लेते क्या? तो मतलब एक मॉनिटरी वैल्यू तो निकाली जा सकती है कि अगर ये बिल्डिंग रेंट पे देते किसी को तो कितना होता। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता 20,000 रुपये रेंट होता, 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। हमने अपनी बिल्डिंग में ही खोल लिया अपना फैक्ट्री, तो हमको रेंट देना नहीं पड़ रहा है। पर मुझे बताओ क्या आपने ये बिल्डिंग यूज़ नहीं किया है क्या? यस सर। ठीक है, तो मतलब ये मेरा एक नोशनल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं नोशनल कॉस्ट, कि हमको किसी को पैसे तो नहीं देने पर खर्चा ये भी है, मतलब कॉस्ट ये भी है, लागत ये भी है मेरी। मैं अगर अपने प्रोडक्ट को बनाऊंगा तो उसमें इस नोशनल रेंट को भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो मतलब यू शुड नो कि कॉस्ट जो होता है ना, उसमें दोनों तरह की कॉस्ट आती है। एक होता है एक्चुअल कॉस्ट और दूसरा होता है नोशनल कॉस्ट। एक एक्चुअल कॉस्ट और दूसरा नोशनल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट कौन सा हुआ, जिसमें सच में पेमेंट करना पड़ेगा, और नोशनल कॉस्ट हुआ जिसमें पेमेंट करना तो नहीं है पर फिर भी उसको कॉस्ट जरूर माना जाएगा क्योंकि हमने उसे यूज कर लिया है। बात समझ में आ रही क्या? इसको आप लोग इकोनॉमिक्स अगर किसी ने पढ़ा हो तो आप लोग इसको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से बोलते थे। याद है क्या ऐसा कुछ? यस सर। है ना, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और इम्प्लिसिट मतलब जिसका मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? बोलिए प्लीज। यस सर।
अच्छा देखो, एक और ट्राई करते हैं। मान लो मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली, ठीक है ना, रेंटेड बिल्डिंग लिया मैंने, तो मेरे पास तो खुद के पास तो था नहीं, तो मैंने तो क्या किया, फैक्ट्री खोलने के लिए रेंट पे बिल्डिंग ले ली। अच्छा, डिसाइड हो गया हमारा रेंट की 10,000 रुपये पर मंथ मुझे देना है। अच्छा, 4 महीने लॉकडाउन रहा, 4 महीने फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन रहा, ठीक है ना, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 40,000 रुपये पर मंथ का रेंट बनता है। अच्छा, पैसे ही नहीं थे देने के लिए, पैसे तो दे ही नहीं पाए हम लोग, लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दे पाए, तो बताओ क्या ये 40,000 रुपये मेरी कॉस्ट में इंक्लूड होगा? इन हाँ, इनकर तो हुआ है ना, यूज़ तो किया ही है ना आपने। इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, कि ठीक है हम उसको आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे कि पेमेंट करना बाकी है, पर खर्चा तो मानना ही है ना, कॉस्ट तो मानना ही है इसको। अच्छा, मान लो मेरे पास तो ना ज़्यादा पैसे आ गए इस लॉकडाउन में, तो मैंने सोचा पता नहीं आगे आएंगे नहीं आएंगे, तो मैंने 12 महीने का पूरा दे दिया ना, मतलब 1,20,000 रुपये मैंने एक साथ ही दे दिया। हमने बोला हमारे पास तो ज़्यादा आ रहा है, आप तो ले जाओ, बाद में पता नहीं आया नहीं है, तो 1,20,000 मैंने लैंडलॉर्ड को दे दिया, और मैंने अभी तक एक ही महीने काम किया है, तो बताओ कॉस्ट कितनी मानोगे? एक ही महीने का मानेंगे, पूरे साल का थोड़ी ना मान लेंगे। तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए, अगर मेरा ये डेफिनेशन अगर ऐसा बोलता कि एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज़ पेड फॉर बिजनेस एक्टिविटी, तो मीनिंग अलग निकलता, और अगर मैं इनकर बोल रहा हूं तो मीनिंग अलग है। अगर मैं बोलता हूं विच इज पेड फॉर बिजनेस एक्टिविटी, तो बताओ रॉ मटेरियल मैंने 50,000 रुपये का खरीदा है, काम मैंने उसमें से 40,000 का ही लिया है, तो बताओ कॉस्ट कितनी मानते हैं आप? पूरा 50,000 बन जाता कॉस्ट। अगर मैंने पूरा 1,20,000 रुपये रेंट पे कर दिया है और काम में अभी तक एक महीने ही लिया है सिर्फ, तो आप पूरे 1,20 खर्चा मानते हैं, ठीक है। अगर मैंने रेंट बिल्कुल भी नहीं दिया है, मैंने पे ही नहीं किया, पैसे ही नहीं है, कहाँ से दूँ, तो पेड बेसिस पे चलते हैं, तो फिर हम लोग बोलते हैं हमारा तो कोई कॉस्ट ही नहीं हुआ। पर कॉस्ट ऐसे नहीं डिसाइड होता है, कॉस्ट बोलता है अगर आपने उस रिसोर्स को यूज़ कर लिया है तो वो आपकी कॉस्ट बन गई है। सबको समझ में आ रहा है कॉस्ट का मतलब? ठीक है, तो एक काम करो, लिखो इस चीज़ को, है ना, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, लिखेंगे आप लोग सभी। फर्स्ट पॉइंट कॉस्ट, तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में एक्चुअल और नोशनल, ब्रैकेट में एक्चुअल और नोशनल, 1 सेकेंड, एक्चुअल और नोशनल incurred on any business activity. It refers to the amount of expenditure, actual or notional, incurred on any business activity. Incurred on any business activity. तो द की वर्ड्स जो यहाँ पर है, जो हमको याद रखने होते हैं, वो होता है एक तो ये एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इनकर होना चाहिए, और बिजनेस से रिलेटेड हो तो ही बोलना, बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो तो मत इंक्लूड करना, ठीक है ना। अच्छा, एग्जाम्पल लिखना है। रॉ मटेरियल परचेज्ड, मान लो हम बोले रॉ मटेरियल परचेज किया हमने, तो रॉ मटेरियल परचेज्ड मान लो 1,00,000 का मटेरियल खरीद लिया, क्या वो कॉस्ट मानोगे आप? तो हम बोल रहे हैं नहीं, वो हमारी कॉस्ट नहीं होती है। बट अगर आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया है, तो बताओ क्या उसे कॉस्ट माना जाएगा, है ना।
अगर किसी को याद हो, एक इंटर में कॉस्ट शीट बनाया करते थे, कॉस्ट शीट, है ना, तो उसमें सबसे पहले यही तो लिखते थे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो परचेज क्यों नहीं लिखते थे वो समझा रहा हूँ। खरीद लेने से थोड़ी ना खर्चा बन जाता है, उसको यूज़ कर लूँगा तब वो मेरी कॉस्ट बनेगी। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल भी 2-3 लिखवा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बताओ क्या ये कॉस्ट होगी? यस सर। है ना, इज अ कॉस्ट। बट प्रीपेड, हमने एडवांस में पे कर दिया, तो क्या वो हमारी कॉस्ट होगी? नो सर। है ना, प्रीपेड इज नॉट अ कॉस्ट बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ कॉस्ट। थर्ड, ये पहले डिस्कस करता हूँ फिर लिखवाता हूँ। मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपनी फैक्ट्री में एक मशीन खरीद ली, और मशीन खरीदी मैंने 1 लाख रुपए की, है ना, मशीन है ये, 1 लाख रुपए की मशीन खरीद ली मैंने फैक्ट्री में। ठीक है, बिजनेस के लिए किया है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी है, मॉनिटरी वैल्यू है, पैसा जा ही रहा है, क्या ये मेरी कॉस्ट बनेगी? क्या इसे कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा? बोलो, मशीन खरीद लिया मैंने 1 लाख का, क्या ये मेरी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा? तो क्या है कि मशीन पूरा कॉस्ट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मशीन को पूरा एक बार में थोड़ी यूज़ कर लेते हैं। हर मशीन की एक लाइफ होती है। जैसे मान लो 5 साल चलेगा ये मशीन, और मैंने अभी तक सिर्फ 1 साल ही यूज़ किया है, ठीक है, तो बताओ कॉस्ट में कितना लोगे? 20,000। तो मतलब मशीन हमारी कॉस्ट नहीं होती है। तो ऐसे ही मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं ना, तो वो अपनी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे, वो बोलेंगे लैंड खरीद लिया हमने, वो बोलेंगे हमने मशीन खरीद ली, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है सर इसको क्यों नहीं लिया। तो वही समझाना चाह रहा हूँ कि ना मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब खरीदना आपका खर्चा नहीं होता है, इस पर सिर्फ डेप्रिसिएशन जो लगाओगे वही आपकी कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है ना, तो वही हम थर्ड एग्जांपल लिख रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड इज नॉट अ कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट खरीदना हमारा कॉस्ट नहीं होता है, बट डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन इट इज अ कॉस्ट। पर अगर डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं हम उसके ऊपर, तो वो हमारा खर्चा ज़रूर माना जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, ये लिख लिया सबने थर्ड वाला? एक फोर्थ एग्जांपल है, वो भी एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ, समझ में आए तो लिखेंगे। जैसे मान लो मेरी ये मशीन थी जो मैंने खरीदी, हम तो समझ गए कि उसका डेप्रिसिएशन तो खर्चा है ही। अब क्या हुआ, मैंने ना इस मशीन के अंदर रॉ मटेरियल डाला, और मैंने 1000 kg मटेरियल डाला। 1 किलो 5 रुपए का था, तो मैंने 5000 रुपए का मटेरियल इसमें डाल दिया। ठीक है, अच्छा हुआ क्या कि ना ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, और ये सारा मटेरियल वेस्ट हो गया। तो मतलब अपना कुछ भी बाहर नहीं निकल के आया, आउटपुट तो आया ही नहीं। ठीक है, क्रॉस का साइन बनाया मैंने, मतलब आउटपुट नहीं आया हमारा कुछ भी, है ना। पर कस्टमर जो है वो तो खड़ा है, बोला है कि मुझे तो चाहिए, जल्दी से बना के दो। तो हमने क्या किया, 5000 रुपए का मटेरियल और डाल दिया। ठीक है, और अब की बार ये मशीन सही से चल गई, ठीक है, इसमें कन्वर्जन वाला सारा काम हो गया, और अब की बार हमारा आउटपुट बाहर आ गया है। ठीक है, जो हम अपने इस कस्टमर को देने वाले हैं। तो बताओ मेरा जो ये आउटपुट आया, मेरा जो ये फिनिश गुड्स आया, उसकी कॉस्ट कितनी बोलोगे आप? 10,000।
10,000 या 5,000? 10,000. तो द आंसर इज 5,000. मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि ना लॉस जो है वो दो तरह के होते हैं, है ना? एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस. लॉस दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस. क्या लग रहा है, मैंने जो ये एग्जांपल दिया है इसमें ये लॉस क्या लग रहा है आपको, नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल हुआ है. प्रशांत को नॉर्मल लग रहा है, ये एबनॉर्मल है. एबनॉर्मल है ये हर बार थोड़ी होता है. मैंने बोला ना मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से सारा मटेरियल मेरा खराब हो गया, तो मैं इसको नॉर्मल थोड़ी बोलूँगा, ये एबनॉर्मल है. हर बार नहीं होता है, ये इस बार हो गया है. तो बताओ क्या उसे कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं? नहीं. मुझे एक बात बताओ, ये कस्टमर क्यों बर्डन बेयर करे बेचारा? आप तो 10,000 रुपये बोल दोगे, ठीक है, कॉस्ट हो गई 10,000 सर. अच्छा, उसमें प्रॉफिट और जोड़ लोगे 2,000, तो 12,000 रुपये का बेचोगे मतलब कस्टमर को. अच्छा, अगली बार जब आएगा, मान लो अगली बार फिर से लेने आया, ठीक है, अगली बार मटेरियल खराब ही नहीं हुआ तो 5,000 का, तो कस्टमर को आप बोलोगे कितने का? 5,000 प्लस 2,000 का प्रॉफिट. तो वो पूछेगा नहीं फिर पिछली बार ज़्यादा क्यों ले लिया था. ये एबनॉर्मल है. और जब एबनॉर्मल होता है तो इसका बर्डन कस्टमर पे नहीं जाता है. अगर आप अपनी कॉस्ट में उसे इंक्लूड कर लेंगे तो मतलब आपकी सेलिंग प्राइस में भी वो ऐड हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कस्टमर पे करेगा तो वो बोलेगा मैं क्यों बेयर करूं तुम्हारे वेस्टेज का बर्डन. तो मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि एबनॉर्मल लॉस कभी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है. पर मान लो अगर ऐसा होता है ना, मान लो ऐसा होता कि मशीन है ना, मशीन के अंदर हमने क्या किया, हमने 5,000 रुपये का मटेरियल डाला, ठीक है ना. अच्छा, हमको पहले से ही पता है कि 2,000 रुपये का मटेरियल ख़राब होगा और जो 3,000 का मटेरियल है उससे हमारे गुड्स बन के बाहर आ जाएंगे. तो अब बताओ मैं अपनी कॉस्ट में कितना इंक्लूड करूँ, 5,000 या 3,000? अब तो ये नॉर्मल लग रहा है ना. हाँ ठीक है, 5 डालेंगे, 2 खराब होगा, 3 का बाहर आ जाएगा, और क्या. अब ये नॉर्मल लॉस हो गया, और नॉर्मल लॉस हो गया है तो क्या ये कॉस्ट में इंक्लूड होगा? यस, है ना, वो कॉस्ट में आता है. ठीक है, यही मेरा चौथा एग्जाम्पल था जो आपको लिखना है. दैट इज़, ऐसा कोई जिसको समझ में ही नहीं आया प्लीज़ बोलना, है ना, क्योंकि मैं तो आज फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों को कितना आता है. तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी रिपीट करना हो तो प्लीज़ बोलना, है ना. फेस टू फेस होते तो क्या होता है, एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है आ रहा है नहीं आ रहा. अभी तो आपको बोलना पड़ेगा ऑनलाइन में, है ना. प्लीज़ बताइए समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो नॉर्मल लॉस इज अ कॉस्ट, बट एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ कॉस्ट. ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हमारे लिए कॉस्ट नहीं होता है. अच्छा, वैसे किसी को याद है इस एबनॉर्मल लॉस को हम डालते कहाँ थे? हाँ, तो एक बात बताओ, कॉस्टिंग P&L में प्रॉफिट किसका निकाला जा रहा है? मैन्युफैक्चरर का ना. और आप उसमें एबनॉर्मल लॉस डाल देते हो उठा के, तो मतलब आपने उस मैन्युफैक्चरर के प्रॉफिट को कम किया ना उससे. ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर अगर कॉस्ट में नहीं लेंगे तो कहाँ जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ उससे मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट कम हो जाता है. उसको मैन्युफैक्चरर बेयर करता है, कस्टमर बेयर नहीं करता. ठीक है, सभी को ये चारों एग्जाम. हाँ बोलो. नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू फिर लेस हो जाती है ना कॉस्ट में से. हाँ, वो सब वो तो आप पढ़े हुए ही हो मटेरियल चैप्टर में कि अगर नॉर्मल लॉस को हमने कॉस्ट में इंक्लूड किया है तो अगर उसका स्क्रैप मिलता है तो वो कॉस्ट में से माइनस भी होता है. फिर एबनॉर्मल लॉस क्योंकि कॉस्ट नहीं है, तो अगर एबनॉर्मल लॉस पे अगर स्क्रैप मिलता है तो वो कॉस्ट में से माइनस नहीं होता है, क्योंकि हमने उसमें कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया, तो माइनस क्यों करें. पर नॉर्मल लॉस कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया है तो उसका माइनस करते हैं स्क्रैप.
बिल्कुल सही। सबको क्लियर है क्या? कॉस्ट समझ में आ रहा है? सोचो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आज हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर मुझे कॉस्ट का ही मतलब क्लियर नहीं है तो मैं कैसे हैंडल करूंगा उस सब्जेक्ट को? तो ये बेसिक एक तो आपको हमेशा याद रखना है कि हाँ, कॉस्ट का मतलब ये होता है। दूसरा पॉइंट आता है, हम ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं? कोई बता सकता है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोल लो, कॉस्टिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, सब्जेक्ट पढ़ने का ऑब्जेक्टिव भी तो होगा कुछ, कि सर इस वजह से ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट निकालना। बिल्कुल सही। एक ऑब्जेक्टिव तो आपका यही है, हाँ, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ऑफ किस चीज़ की कॉस्ट निकालनी होती है? आपने बोला कॉस्ट निकालना है सर, किसकी? किस चीज़ की कॉस्ट निकालना चाहोगे आप? आउटपुट। अभी तो मैंने बोला ना, बिजनेस तो सर्विस भी होता है, ठीक है, उसमें तो कोई टेंजिबल आउटपुट आएगा ही नहीं। ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, पूरे बिजनेस की कॉस्ट जाननी है तो हाँ, हर प्रोडक्ट की, हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की सर, या हर इंडिविजुअल सर्विस की। सर्विस अलग अलग दे रहा हूँ तो उनकी भी अलग अलग कॉस्ट जाननी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना CMA फाइनल को भी पढ़ाता हूँ, मैं तो CA फाइनल को भी पढ़ाता हूँ। तो नॉर्मली सोचो, मेरी कॉस्ट लग रही है, तो क्या मैं दोनों की कॉस्ट अलग अलग जानना चाहूँगा या मैं कंबाइंड कॉस्ट जानना चाहूँगा? बोलो। शुड आई कैलकुलेट द कॉस्ट सेपरेटली और शुड आई कैलकुलेट अ कंबाइंड कॉस्ट? सेपरेटली ना। अरे अगर सेपरेटली कॉस्ट नहीं निकालूंगा तो मुझे बताओ, मुझे सेपरेट सेलिंग प्राइस कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आपको कितने में पढ़ाना है या उनको कितने में पढ़ाना है? ठीक है, कॉस्ट निकालते हैं एक्चुअली सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो मतलब कॉस्ट तो अलग अलग ही कैलकुलेट होती है। तो मैं लिखना चाह रहा हूं एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग कॉस्टिंग में बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे अगर आप बोलो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो हमको अपने हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सर हम लोग का तो प्रोसेस चल रहा है, हम तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने इंटर में प्रोसेस कॉस्टिंग, तो सर हम तो हर प्रोसेस की कॉस्ट अलग अलग जानना चाहते हैं। प्रोसेस 1 की कॉस्ट अलग निकालेंगे, प्रोसेस 2 की अलग निकालेंगे, प्रोसेस 3 की अलग निकालेंगे। आपने पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो क्या पढ़ाते थे वहां पर? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं सबके लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दो या अलग अलग बनाओ? बोलो। अलग अलग, सेपरेट, क्योंकि सेपरेट कॉस्टिंग करनी है। तो ध्यान रखिए, ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, हम कॉस्ट किसी की भी निकाल सकते हैं। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है, उसमें कुछ भी हो रहा है, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, कॉस्ट निकाला जा सकता है, पर ध्यान रखना है हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव बताओ, क्यों पढ़ते हैं हम ये सब्जेक्ट? हाँ, सेलिंग प्राइस, जो मैंने अभी हिंट दे ही दिया कि हम तो सर सेलिंग प्राइस निकालना भी सीखते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सर खाली कॉस्ट के ही क्वेश्चन आते रहते हैं, कई बार आ जाता है सर सेलिंग प्राइस निकालो, ठीक है, ये भी अपना एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है। हाँ, और बोल रहे थे कोई? हाँ, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन करना। सर क्वेश्चन खाली ऐसे थोड़ी ना आते हैं कि बस खाली कॉस्ट निकालो या सेलिंग प्राइस निकालो, कई बार सर आ जाता है कॉस्ट को बचाओ। अब बचाए कैसे सर? तो वो भी तो सीखना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। बिल्कुल सही, ये भी अपने ऑब्जेक्टिव है। और बोलो। प्रॉफिट निकालना, दोनों ही सही बोल रहे हैं, एक बोल रहा है डिसीजन मेकिंग, एक बोल रहा है प्रॉफिट निकालना, बिल्कुल सही। ये भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं आता है कॉस्ट निकालो, प्राइस निकालो, कई बार बोल देता है प्रॉफिट निकाल के बताओ, क्या आ रहा है? एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। वही, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉफिट अलग अलग निकालना। मतलब मैं अगर एक पेन बना रहा हूं तो मैं जानना चाहूंगा पेन बनाने में मुझे कितना फायदा हुआ,
मैं अगर पेंसिल बना रहा हूँ तो मैं जानना चाहूँगा पेंसिल बनाने में कितना फ़ायदा हुआ। मैं कार बना रहा हूँ, कार बनाने में कितना फ़ायदा हुआ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, CMA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, उनको पढ़ाने में मुझे कितना फ़ायदा हुआ। हर ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट निकालेंगे। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे बताओ, क्या आप लोग ट्रेडिंग P&L बनाना जानते हो? हाँ सर। है ना? हाँ। तो बताओ, जब एक ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये बता सकता है कोई? ट्रेडिंग P&L बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट निकालना, है ना? प्रॉफिट निकाल सके हम लोग। अच्छा, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हो? इनकम। मतलब आइटम बोलो, नाम बोलो। सर सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक हाँ, बाय सेल्स लिखते हैं ना। तो मान लो फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपये की सेल लिखी, तो मुझे बता सकते हो ये कौन से प्रोडक्ट की सेल है? फिनिश प्रोडक्ट। नहीं, फिनिश प्रोडक्ट तो है, पर फिनिश प्रोडक्ट में भी 4-5 प्रोडक्ट बेचता हूँ मैं तो ये कौन से वाले प्रोडक्ट की सेल फिगर लिखी आपने? एक साथ ही। एक साथ, कंबाइंड है। एग्जैक्टली मैं ये बोलना चाह रहा था, ये कंबाइंड है, ये ओवरऑल सेल है। अच्छा, डेबिट में आप लोग खर्चे लिखते थे ना, सारे परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब लिख देते थे, है ना? टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और सब मिला के मान लो 800 रुपये मेरा लग रहा है। बता नहीं कौन से प्रोडक्ट का है कॉस्ट 800 रुपये? कंबाइंड। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रॉफिट निकलेगा 200 रुपये का, वो किसका, कौन से प्रोडक्ट का? कंबाइंड। मतलब बिजनेस का प्रॉफिट बोल दूँ मैं इसको। पर हम कॉस्टिंग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बिजनेस का प्रॉफिट निकालें, वो तो ट्रेडिंग P&L में ऑलरेडी निकल रहा है। वही सेम चीज़ करके क्या करूँगा मैं? मुझे जानना है कि अगर मैं 3 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मान लो ABC, मैं तो 3 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मुझे तीनों का प्रॉफिट अलग अलग निकालना है। ठीक है? तो मतलब तीनों की सेल अलग अलग बताओ। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ A की 500, टोटल 1000 थी ना, तो 1000 में से मान लो A की 500 है, B की 300 है, C की 200 है। मुझे सेल अलग अलग निकालनी है। फिर मुझे इन तीनों की कॉस्ट भी अलग अलग माइनस करनी है। टोटल कॉस्ट मेरी 800 थी, तो मान लो हम ऐसे बोले A का 300 है और B का 200 है और C का 300 है, हो गया टोटल 800। तो बताना A में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 200 है ना। B में कितना आ रहा है? 100। C में कितना आ रहा है? लॉस। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। ओवरऑल देखोगे तो 200 ही आ रहा है, पर क्या है कि अगर अलग अलग नहीं निकालोगे तो पता ही नहीं चलेगा कभी कि अच्छा किसी प्रोडक्ट में लॉस भी हो रहा था हम लोग को, इसको बेचने में तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, क्या उन्हें ये नहीं जानना चाहिए कि उनका हर प्रोडक्ट में कितना फ़ायदा हो रहा है? तो आप बोलोगे सर पता कर भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा? तो वही मेरा 5th पॉइंट आता है, 5th ऑब्जेक्टिव, दैट इज डिसीजन मेकिंग। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या लगता है आप लोग को वैसे, C प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लॉस है तो नहीं करना चाहिए। पर अभी अभी आप लोगों ने तो बोला सर एक ऑब्जेक्टिव कॉस्ट बचाना भी तो होता है। आप कॉस्ट बचाने की बात नहीं कर सकते क्या? आप ये नहीं बोल सकते कि सर इसकी कॉस्ट में रिडक्शन करो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा? तो खैर ये सब चीज़ें कौन सोचेगा? एक मैनेजर ही तो सोचेगा। एक बिजनेस का मैनेजर, एक कॉस्ट का मैनेजर, जो आप लोग की डिग्री भी बोलती है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है ना? तो बेसिकली हम लोग यही तो सीखना चाहते हैं कि कॉस्ट को मैनेज कैसे करें। कभी कभी नुकसान होने लग जाते हैं तो उसको बंद करके कॉस्ट बचाया जाए, या उसको मतलब कंटिन्यूड रखे फिर कॉस्ट को बचाया जाए, क्या करें? इसी को बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। दैट इज योर 5th ऑब्जेक्टिव। लिख लेना, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। हम चाहते हैं डिसीजन मेकिंग करना, और मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, अपना सिलेबस में एक चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, वहाँ पर हम लोग को, ठीक है, यही सिखाया जाएगा
कि डिसाइड कैसे करें कि ये करना है कि नहीं करना है। एक एग्जांपल और देता हूँ डिसीजन मेकिंग का। जैसे ना आपने सुना होगा मारुति कंपनी है, क्या बनाती है मारुति कंपनी? अरे जल्दी बता दो, मारुति कंपनी क्या बनाती है? कार्स, हाँ कार्स बनाती है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें टायर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्या वो टायर भी ये खुद बनाती है? है ना, टायर तो वो तो सर MRF के लगाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि सर वो JK टायर्स लगाती है, ठीक है, कभी कभी वो ब्रिजस्टोन के टायर लगा देती है। सर अलग अलग देखे हमने, अगर देखा हो तो अलग अलग कंपनी के टायर लगाती रहती है, अपोलो, ठीक है, C8। तो बताओ इतनी बड़ी कंपनी है, कार बनाना आता है, उसका टायर नहीं बना सकते आप? बोलो, टायर बना लो ना, टायर क्यों खरीद के ला रहे हो? वाई डोंट यू मेक इट? सर इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी मारुति से टायर की। क्यों इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाएगी? प्रॉपर एकदम बेटर टेक्नोलॉजी, कॉस्ट। हाँ तो वही तो मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा हूँ, सब अपना अपना सेगमेंट क्यों चूज कर लेते हैं? सर स्पेशलाइजेशन हाँ तो उससे कॉस्ट पे ही तो फर्क पड़ता है ना। हाँ हाँ तो कॉस्ट अगर बनाएंगे तो सर कॉस्ट अलग होगी, और सर खरीदेंगे तो कॉस्ट अलग आ रही है। मान लो सर हम बना रहे हैं, ठीक है, बना तो लेंगे सर, पर 110 का पड़ेगा, खरीदेंगे तो वो 80 रुपये में ही दे रहा है। तो फिर मैं तो यही बोलूँगा ना यार, खरीद लो, फालतू क्यों बनाते हो? समझ रहे हो, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग करना। ये जो दिमाग लगा रहे हो ना आपके यहाँ सर, स्पेशलाइजेशन है, अपनी कॉस्ट बचेगी, ठीक है, बस यही सब तो डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है। तो खैर ये एक हिंट था कि डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, पर ये 5 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आप लोग सभी को याद थे। ये 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनकी वजह से ये पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। अगर हम लोग इन ऑब्जेक्टिव्स को याद रखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन भी 5 ही तरह के बनते हैं। चाहे मैं आपको फाइनल लेवल में सी कॉस्ट नया भी पढ़ा दूँ तो भी मैं क्वेश्चन ये 5 तरह के ही करा सकता हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही है। कभी बोलूँगा कॉस्ट निकालो, कभी बोलूँगा सेलिंग प्राइस निकालो, कभी बोलूँगा प्रॉफिट निकालो, कभी बोलूँगा कॉस्ट बचा के बताओ, और कभी बोलूँगा डिसीजन मेकिंग करो। आ रहा है समझ में? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक मुझे बताओ, बेसिक की बात कर रहा हूँ, मुझे कॉस्ट को क्लासीफाई करना है, लिखना नहीं है ना, ये वैसे कल पढ़ाऊंगा पर एक हिंट दे रहा हूँ। मुझे कॉस्ट को क्लासीफाई करना है। 3 टाइप्स की होती है सर। 3 टाइप्स की होती है? एक बोल रही है 3, एक बोल रही है 2, ये तो KBC गेम खेल लेते चलो, है ना। एक ऑप्शन हो गया कि 3 होते हैं, एक ऑप्शन हो गया कि 2 होते हैं, और कोई? और कोई बता ही नहीं पा रहा कॉस्ट कितने तरह के होते हैं? तो डिपेंड करता है ना, नेचर भी होता है। हाँ नेचर, एलिमेंट्स, करेक्ट आंसर यही है एक्चुअली, ठीक है। कॉस्ट को अगर कभी भी क्लासीफाई करना है ना, वैरायटी बतानी कि सर कॉस्ट कितने तरह के होते हैं, तो हम कभी नहीं बोल सकते 2, 3, 4। हमको पहले ये बताना पड़ेगा किस बेसिस पे बोलना चाहते हो। तो जैसे मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, अब बोलो बिहेवियर के बेसिस पे बताओ कॉस्ट किस किस तरीके से बिहेव करता है। मैं हिंट देता हूँ, बिहेव का मतलब क्या है? हाँ एक्चुअली, हाँ कि यही कॉस्ट हमेशा सेम रहता है या कॉस्ट चेंज होता रहता है? 4, इसमें भी 4 होते हैं। फिर कॉस्ट अगर बिहेवियर, लिखना नहीं है ना कुछ भी, मैंने बोला मैं कल सब लिखवा दूंगा, पर एक बार बस सुन लो। कॉस्ट 4 तरीके से बिहेव करता है। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट,
और लास्ट कौन बताएगा? चौथा कैटेगरी कौन बता सकता है? नहीं, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आपको कभी ऐसा पढ़ाया गया है कि ना अगर 1 से लेके 10,000 बनाएंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट लगेगी 50,000, पर अगर 10,000 से ऊपर बनाएंगे 20,000 तक तो हमारी कॉस्ट लगेगी फिक्स कॉस्ट 60,000? क्या ऐसा कभी आपने पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है। हाँ, यही तो कहलाता है स्टेप फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट स्टेप्स में चेंज होने लग जाए, रेंज के अकॉर्डिंग बदलने लग जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये चौथा बिहेवियर होता है कॉस्ट का ना, रेंज के अकॉर्डिंग चेंज होना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फिर आपको ये 3 तो आता ही होगा, तो जल्दी से बताओ वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो पर यूनिट सेम होती है। जो पर यूनिट सेम होती है, जो प्रपोर्शनेटली चेंज होती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं ना। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो टोटल सेम होती है Total. और पर यूनिट कांस्टेंट ही रहती। लमसम अमाउंट सेम रहेगा। जब भाई 10,000 रुपये का रेंट लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम 5 लाख बनाओ चाहे तुम 4 लाख बनाओ, हमको मतलब नहीं है। तो फिर सेमी वेरिएबल क्या होता है? सर, जो पर यूनिट और टोटल दोनों कांस्टेंट नहीं रहता। और कोई मतलब और कोई बोल सकता है सेमी वेरिएबल? तो वेरिएबल और फिक्स का दोनों का हाँ, दोनों का मिक्सचर, बिल्कुल। जो वेरिएबल है और जो फिक्स्ड है, उन दोनों का जब एग्रीगेट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, बिल्कुल, फिर वो पर यूनिट भी सेम नहीं होगा, वो टोटल में भी सेम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो दोनों का मिक्सचर है। तो बस उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल, ठीक है। ये कल मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। होता है कई बार कि हम लोग भूल जाते हैं। इसके अलावा हमने बोला कॉस्ट को तो और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करूं ऑन बेसिस ऑफ एलिमेंट, अब बोलो कितने तरह के होते हैं? बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट करूं तो कितने तरह के होते हैं? तो नहीं, 6 तरह के होते हैं। एलिमेंट के बेसिस पे करेंगे तो 6 वैरायटीज ऑफ कॉस्ट होती है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, सिर्फ मटेरियल नहीं, डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर। तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। फोर्थ होता है प्रोडक्शन ओवरहेड। सिर्फ ओवरहेड बोलने से नहीं चलेगा, ओवरहेड भी 3 तरह के होते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, और कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और लास्ट कौन सा होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बस इनके बारे में भी कल लिखवा दूंगा पूछ पूछ के कि आप लोगों को कितना आता है। तो मैं तो बस एक आइडिया देना चाह रहा था कि कल भी हमारा ये बेसिक ही चलेगा, ठीक है ना, और उसमें कल हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। बस ये दोनों चीज़ हो जाएगी, फिर एक कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। तो ये 2 दिन तो अपना बेसिक्स चलेगा ना, ठीक है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, है ना। और जैसा कि मैंने बोला एफएम आज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार 2-3 दिन कॉस्टिंग को एक बार ग्रिप में ले लें कि हाँ कॉस्टिंग सब्जेक्ट आने लग गया है, फिर एफएम पढ़ा दूंगा, है ना। किसी को कुछ पूछना है?